नेपाल में हिंसा के बीच अब अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। पीएम पद को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के बाद अब कुलमन घिसिंग का नाम नेपाल के प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया है। युवाओं के समर्थन के बाद कुलमन घिसिंग का अंतरिम पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। इस रेस में सुशीला उनसे पिछड़ गई हैं। युवाओं ने कुलमन का नाम अंतरिम सरकार के पीएम के तौर पर पेश किया है। भारत से पढ़ाई करने वाले कुलमन नेपाल की अंतरिम सरकार के मुखिया हो सकते हैं। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी युवाओं ने गुरुवार को नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए के पूर्व हेड कुलमन घिसिंग का नाम देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए बढ़ाया है। सुशीला कार्की के अंतरिम नेता पद की दौड़ में सबसे आगे रहने के एक दिन बाद ये बदलाव हुआ है। जेन जेड नेपाल के नाम से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ कारणों से कार्की के नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे 54 वर्षीय कुलमन घिसिंग देश के बिजली बोर्ड एनईए के पूर्व प्रमुख हैं। घिसिंग ने काठमांडू घाटी में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती का हल खोजते हुए इस समस्या को खत्म किया था। इसके लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा भी मिली थी। हालांकि नेपाल सरकार ने मार्च में कुलमन के पद से बर्खास्त कर दिया था। कुलमन की बर्खास्तगी के पीछे उनकी ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का से मतभेद था। कुलमन घिसिंग जब साल 2016 में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एनईए के मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो देश में बिजली की समस्या आम थी। 18-18 घंटे तक बिजली की कटौती होती थी। अगले 2 साल में ही उन्होंने पूरे देश में बिजली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया। उनकी इस उपलब्धि के चलते उन्हें उजियालो नेपाल का अभियंता यानी कि नेपाल की को रोशनी की राह दिखाने वाला कहा जाने लगा। कुलमन की लीडरशिप में नेपाल ने 2023-24 में भारत को बिजली निर्यात करना भी शुरू किया। उन्होंने पहली बार एनईए को घाटे से निकालकर मुनाफा दिलाया। कुलमन के सरकार विरोधी रुख ने उनको युवाओं के बीच पहचान दिलाई थी। ऐसे में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों की ओर से कुलमन का नाम अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए पेश किया गया है। कुलमन का भारत से भी खासा नाता रहा है। भारत से ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कुलमन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत के जमशेदपुर से की है। उन्होंने साल 1994 में एनईए को ज्वाइन किया था। कुलमन घिसिंग से पहले सुशीला कार्की का नाम पीएम के दावेदार के तौर पर सामने आया था। गुरुवार सुबह उनका नाम पीएम के लिए फाइनल बताया जा रहा था। गुरुवार दोपहर हुए नाटकीय घटनाक्रम में उनके नाम को इस रेस से हटाकर कुलमन को आगे किया गया। इसमें सुशीला की उम्र समेत कई कारण माने जा रहे हैं। पहले खबर आई थी कि जब लोगों से पूछा गया कि नेपाल को आगे ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त नेता कौन है तो 58.9% मतदाताओं ने सुशीला कार्की को चुना था। इसके बाद बालेन शाह को 32.1% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। आपको बता दें कि सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ है। वे 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1989 में विराटनगर से वकालत शुरू की। 1985 में कार्की ने महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक अध्यापक के रूप में काम किया था। 2007 में वे सीनियर एडवोकेट बनी। उनका भारत से भी कनेक्शन है। उन्होंने बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। सुशीला कार्की को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख रखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और बाद में जज बनी। जब सुशीला 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी तो यह अपने आप में ऐतिहासिक था। 1 साल बाद 2017 में उन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। आरोप लगाया गया कि वे फैसलों में राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और न्यायपालिका की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। असल में नेताओं को डर था कि अगर कार्की कोर्ट में ऐसे ही शक्ति दिखाती रही तो उनकी राजनीति और सत्ता को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाने की कोशिश की। महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद सैकड़ों छात्र, महिलाएं और आम लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक आदेश देकर कहा कि जब तक महाभियोग की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक सुशीला कार्की को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जून 2017 में उनकी रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले संसद में महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया गया। न्यूज 18 से बातचीत में पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की ने भारत के प्रति गर्मजोशी भी दिखाई थी और अच्छे संबंधों की उम्मीद भी जताई थी। पीएम नरेंद्र मोदी से अपेक्षाओं के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूँ। कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा था कि वो उनकी कार्यशैली से बेहद ही प्रभावित है। मेरे मन में उनके लिए अच्छा प्रभाव है, मैं उनसे बेहद ही प्रभावित हूँ। इस दौरान कार्की ने भारत के अन्य नेताओं की भी
तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय मामलों की होती है तो दो देशों के लोग मिलकर नीति बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से सरकार संबंध अलग है, लेकिन नेपाल और भारत के लोगों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमारे कई रिश्तेदार परिचित, हमारे बीच बहुत सद्भावना और प्रेम है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हैं और उन्हें अपना भाई बहन मानती है। कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बिताए अपने दिनों को भी याद किया था, जहां उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी अपने शिक्षक और दोस्त याद हैं। मुझे गंगा नदी याद है। गंगा के किनारे एक छात्रावास था। गर्मियों में रात को हम छत पर सोते थे। इस दौरान उन्होंने हिंदी में भी बात की और कहा कि मैं भारत की सीमा के पास विराटनगर की नागरिक हूँ। मेरा घर भारत से शायद सिर्फ 25 मील दूर है। भारत से अपेक्षाओं पर उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। हम बहुत करीब हैं, लेकिन एक कहावत है, जब रसोई में बर्तन एक साथ रखे जाते हैं तो वो कुछ आवाज करते हैं। ऐसा ही होता है। उन्होंने नेपाल में भारतीयों की सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया और कहा कि सेना ने व्यवस्था बहाल करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि मारे गए लोगों के परिवारों को भी न्याय मिलेगा। उनके बयानों से लगता था कि सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से भारत और नेपाल के बीच रिश्ते अच्छे होंगे। आपको बता दें कि जेनजी पहले बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन राजनीति में उनके अनुभव की और सेना का विश्वास न होने के कारण उन्हें तरजीह नहीं दी गई। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा राजशाही के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले दुर्गा परसाई ने भी सुशीला कार्की के नाम पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन गुरुवार दोपहर हुए नाटकीय घटनाक्रम में उनके नाम को इस रेस से हटाकर कुलमन को आगे किया गया। इसमें सुशीला की उम्र समेत कई कारण माने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली ने तख्ता पलट के लिए नाम लिए बिना भारत को दोष दिया है। उन्होंने कहा है कि राम नेपाल में जन्मे थे और लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा हमारा है। मैं इन बयानों से अगर पीछे हट जाता तो मुझे और मौके मिलते। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, नेपाल के मामले पर? आपको क्या लगता है कि नेपाल का सरकार का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या उनसे भारत के रिश्ते अच्छे होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत